अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एडवोकेट सेठी और आज का हमारा टॉपिक है ऐसे। ऐसे कैसे लिखा जाए, क्यों लिखा जाए, क्या टेक्निक्स यूज़ की जाएं, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी हम जानेंगे। मैट्रिक से लेकर CSS, PMS, जुडिशरी, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और पहला पेपर ही आपका ऐसे का होता है। बहुत से टीचर्स इस बात पर फोकस करते हैं और स्टूडेंट्स को फॉलो करने का कहते हैं कि जब आप ऐसे की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी टेक्निक्स परफेक्ट होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट होना चाहिए। मैट्रिक में छोटे लेवल पर टीचर्स इतना फोकस नहीं करवाते, लेकिन बहुत से स्कूल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ऐसे राइटिंग पर बहुत फोकस करवाते हैं। आपस में स्टूडेंट्स का कंपटीशन करवाया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती हैं, स्ट्रक्चर बताया जाता है। बात करते हैं हम ऐसे की, देखते हैं हमारे पास ऐसे में आज इस वीडियो में क्या है। पहले हम बात करेंगे ऐसे की रिक्वायरमेंट्स पे, देन टेक्निक्स पे, गाइडलाइंस पे, स्ट्रक्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं बताऊंगी वो है रिपोर्ट्स ऑफ FPSC एग्जामिनर्स एंड FPSC एग्जामिनर्स गाइडलाइंस। FPSC के बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं PMS में ऐसे कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर क्या है, गाइडलाइन क्या है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज की वीडियो में शामिल किया है FPSC की रिपोर्ट्स को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए। शुरू करूँगी मैं ऐसे रिक्वायरमेंट्स पे। CSS ऐसे रिक्वायरमेंट्स बाय FPSC। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने FPSC से निकाली हैं। उनके आप वेबसाइट पे चेक करें तो आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो CSS ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने CSS के एग्ज़ाम्स में फ़ॉलो करनी होती हैं। देखते हैं क्या है। Number 1, candidates will be required to write one or more essay in English. A wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. ये थी आपके पास CSS essay requirements by FPSC। अब हम बात करेंगे PMS essay requirements पे। PMS क्या मांगता है? अगर आप वहाँ ऐसे लिखने बैठेंगे तो what they require? A candidate should be required to write an essay in English of about 1500 words. A wide choice of topics will be given in the question paper. The topics may include those on issues related to education, economy, foreign policy, governance, human rights, constitution, law and order, and other socio-economic issues related to Pakistan and topics of general nature. मैंने अपनी पिछली PMS की और CSS की वीडियोस में भी बताया होगा कि इंग्लिश ऐसे के पेपर में आपके पास 10 से 12 टॉपिक्स की गुंजाइश होती है, चॉइस भी जिन्हें कहा जाता है। उसमें से एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आपने सेलेक्ट करना होता है और उस पर आपने 1500 से 2500 तक या 3000 तक के अल्फाज का ऐसे लिखना होता है। उसमें आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? आपके आर्टिकुलेशंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी टेक्निकल ट्रीटमेंट, आपका स्टाइल ऑफ इंग्लिश, आपकी ग्रामर। जब आप ऐसे का पेपर देकर आते हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि आप बाकी के पेपर भी पास कर सकेंगे या नहीं। अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब दूसरी रिक्वायरमेंट को देखें तो उन्होंने आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मांगी है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये वो तीन चीज़ें हैं कि अगर आपसे गुड गवर्नेंस के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया है तो आपने थ्रू आउट उसी को डिस्कस करना है।
ये नहीं कि आप इस टॉपिक से हटकर बाकी की स्टोरीज़ को शामिल करना शुरू कर दें। अगर गुड गवर्नेंस पर उन्होंने मांगा है तो आपने गुड गवर्नेंस पे ही A to Z लिखना है। ये नहीं करना कि उसमें कुछ टॉपिक्स ह्यूमन राइट्स के शामिल कर दिए, कुछ इकोनॉमी के शामिल कर दिए, कुछ सोशलिज़म के शामिल कर दिए, कुछ पॉलिटिकल साइंस के शामिल कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं है। आपने अगर एक टॉपिक सेलेक्ट किया है तो उसको प्रॉपर वे से टू द पॉइंट और लॉजिकल रीजनिंग के साथ एंडिंग पॉइंट तक लेकर जाना है। ये तो थी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं ऐसे टेक्निक्स की कि क्या टेक्निक होगी जिससे हमारा ऐसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आपके पास 10 से 12, 8 से 10 चॉइसेस होती हैं कि आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर लिखना शुरू करें। पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है टॉपिक को। सेलेक्ट ए टॉपिक वाइजली, सोच विचार के बाद अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। क्रैम योर आइडियाज़, मेक एन आउटलाइन। अच्छा, क्रैम योर आइडियाज़, जब आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एजुकेशन को फॉलो करना है, एजुकेशन पे लिखना है, ऑब्वियसली आपके पास उसके रिलेटेड मटेरियल भी होगा। अगर आप ऐसे एजुकेशन पर लिखना चाह रहे हैं तो उसी के रिलेटेड आप मटेरियल भी यूज़ करेंगे। ये नहीं कि गुड गवर्नेंस को भी आप एजुकेशन में ऐड कर दें। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी आउटलाइन बनाएं, थॉट्स को एक वे में लेकर आएं। हमारे टीचर्स अक्सर बताते थे कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, आंसर शीट आपको दी जाती है, जो सबसे लास्ट पेपर होता है आंसर शीट का, वहाँ पे आप क्रॉस लगाएं, वहाँ पे लिखें फॉर रफ़ यूज़। टॉपिक सेलेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप लिख सकते हैं तो उसमें से सबकी आउटलाइन बनाएं, जिनको ड्राफ्ट आउटलाइन कहते हैं। ये नहीं कि आप पूरा टाइम वहाँ पे एक आउटलाइन बनाने में लगा दें और ऐसे लिखना रह जाए। आप ड्राफ्ट बनाएं, इम्पॉर्टेंट आउटलाइन लिखें। उसके बाद आप देखें कि कौन सा ऐसे जिसको आप 3 घंटे में 2500 या 3000 वर्ड्स के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी फेमिलियराइज्ड विद द कॉमन टॉपिक्स, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, एम्प्लॉय योर पर्सनल ओपिनियन, मैनेज योर टाइम, टेक केयर ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज। पैराग्राफ बनाएं, ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस को अच्छे तरीके से यूज़ करें और फॉर्मल लैंग्वेज लिखें। थर्ड मतलब अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आ रही किसी भी एक वर्ड की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी एक वर्ड को यूज़ करें, आप उसके लिए सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से कुछ भूल जाता है तो उनके लिए वहीं से प्रॉपर स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे रुक जाने की बजाय उसको क्रैम कर लें, उसके लिए कोई और लाइन सेलेक्ट कर लें। ये नहीं कि आप उसी एक लाइन के पीछे या उसी एक वर्ड के पीछे अपना सारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू मेक ए ड्राफ्ट। मैंने पहले आपको बताया कि पेपर के लास्ट में एक शीट को क्रॉस करें, वहाँ पे आप रफ़ यूज़ के लिए एक लाइन लिख दें कि ये हमारे लिए ड्राफ्ट है। अब वहाँ पर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को अक्सर बताया कि आउटलाइन कैसे बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है कि अगर आपके पास टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का, तो आपने आउटलाइन डिटेल वाइज नहीं बना देनी कि मतलब अगर ए में आपने लिख दिया डेफिनेशन तो उसी के आगे आप सबसेट्स देना शुरू कर दें ABC। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप मेन डेफिनेशंस लिखें, मेन पॉइंट्स लिखें, आउटलाइन लिखें, ड्राफ्ट बनाएं। ये एक ड्राफ्ट आपके सामने है, इसको देखकर बनाएं। प्रॉपर अगर आप बनाने बैठ जाएंगे तो 3 घंटे में 2500 अल्फाज को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी आउटलाइन को देखते हुए, इसी ड्राफ्ट को देखते हुए आप अपने 2 से 3 टॉपिक्स को लें, अपने माइंड को क्रैम करें,
आपकी जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है एजुकेशन को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके, आप इस तरह सर्कल्स बनाएं। जिस पॉइंट पर आपको लगता है कि आपकी एक अच्छी आउटलाइन तैयार हो गई है तो आप उस टॉपिक को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ऐसे गाइडलाइंस प्रिपेयर की हैं जो हमें टीचर्स ने बताई थी, किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपने ऐसे रेडी करना है, किस तरह से आपने मटेरियल यूज़ करना है, वही गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स में आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, tenses, punctuation, sentence structure, vocabulary, paragraph writing and all other basic components of English should be learned. This can be done by reading a simple grammar book. बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इवन स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, उन्होंने 4 से 5 ऐसे की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लेके रखी हुई होती हैं। कुछ मटेरियल उसमें से ले रहे होते हैं, कुछ मटेरियल दूसरी में से ले रहे होते हैं, कुछ तीसरी में से। आप एक ग्रामर बुक लें, थॉरली उसको पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं, टेंसेस सीखें। बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस, पंक्चुएशंस, उन सबको फॉलो करें। उन सब की एक किसी अच्छे टीचर से आप क्लासेस ले लें जो आपको ग्रामर सिखा सके। ऐसे का पेपर बेस ही आपकी ग्रामर पे करता है। जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आपका ऐसे खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा। अब पैराग्राफ राइटिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे में आप थ्रू आउट A to Z नहीं लिखना शुरू कर देते। आप ऐसे के पैराग्राफ्स बनाते हैं, आउटलाइंस बनाते हैं, आउटलाइंस के हिसाब से आप पैराग्राफिंग करते हैं। जब आप पैराग्राफ करते हैं आपका एक पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका सामने आता है, एक स्टाइल सामने आता है कि हाँ इस बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है, पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है। जब आप A to Z लिखना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाना शुरू कर देंगे, तो वो एग्ज़ामिनर को कंफ्यूज कर देगा कि मैं इसमें से क्या पढूं और क्या ना पढूं। दूसरा पॉइंट है, देयर आर फ्यू कॉमन रूल्स ऑफ राइटिंग essay that should be learned rigorously. Practicing short essays will give you command over essay writing and putting firm foundation for full-length essay. Going through past papers and by following current trends, shortlist some topics and collect relevant material. How much will be sufficient can be gauged by developing detailed outline of each topic. मैंने अपनी पिछली CSS की और PMS की वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें आप पास पेपर्स को सामने रखें, क्योंकि वहाँ जो प्रपोजिशंस दी गई होती हैं आपने उनके मुताबिक ऐसे या कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। जब आपको पता होगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल कैन बी गैदर्ड फ्रॉम 2 sources. 1 books, magazines, newspapers, journals, etc. And second one is from official documents like quarterly reports of SBP, Economic Survey of Pakistan, reports of international agencies like WP, IMF, ADB, UN, USAID, etc. Treaties, agreements, they are significant in order to strengthen your discourse skills. जब आप ऐसे की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपने वहाँ पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, लिखनी होती है, ताकि एग्ज़ामिनर को पता हो कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं कि जो आज से 10-12 साल पहले हुआ था बुक में आपने जो पढ़ा है आपने वो लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप मैगज़ीन्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें। PDF फॉर्म में बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे अभी मैं आपको ये गाइडलाइंस या स्ट्रक्चर या रिपोर्ट्स जो मैं शेयर कर रही हूँ FPSC की, वो मैंने उन्हीं की वेबसाइट से ली हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, स्पेशली UNO की, उस पे जाएं, उस पे फोकस करें। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपके पास ऐसी होती हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस ऐसे आफ्टर CSS पैटर्न एंड गेट इट इवेलुएटेड. दिस शुड बी डन रेगुलरली, स्पेशली इन December and January. In this way, you will feel less pressure in actual examination. Select topic wisely.
List the topics you can write on and brainstorm. Make rough outlines of those and then finalize one topic. ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि कैसे आपने ड्राफ्ट बनाना है, कैसे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे क्रैम करना है। तो उस पर आप फोकस करें और अपनी तैयारी के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब हम तैयार हैं, तो डेली बेसिस पे, स्पेशली दिसंबर और जनवरी में डेली बेसिस पे एक ऐसे लिखें ताकि आपको पता हो कि हमने किस चीज़ को, किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन शुड बी मेक एन आउटलाइन इन इंट्रोडक्शन, राइट टॉपिक sentences, supporting sentences, 6 to 8 sentences comprising explanations, examples, statistics, quotations. In support of topic sentence, statement of essay is important. जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, उसमें आपके पास आता है आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 एंड कंक्लूजन। आप इसमें आउटलाइन के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपकी कितनी आउटलाइंस बनती हैं उस हिसाब से आप देखें इंट्रोडक्शन में आप क्या थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस क्या दे रहे हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या दे रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप उनको 8 to 10 सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बॉडी होती है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, आउटलाइन, ये सारी चीज़ें मिला के आपका एक ऐसे बनता है। इसको कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ऐड की है जिसमें गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान हैज़ बिकम एन अनरियलाइज्ड ड्रीम। ये आपके पास टॉपिक सेंटेंस है। अब इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी ऐड किए गए हैं और थीसिस स्टेटमेंट्स भी ऐड की गई हैं जिनको आप फॉलो करके अपना एक प्रॉपर ऐसे बना सकते हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 2, सब पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन, ये आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे के जिनको आपने फॉलो करना है और यही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपके पास रिपोर्ट्स ऑफ एफपीएससी एग्जामिनर्स। वो क्या कहते हैं, जब पेपर चेक किए जाते हैं तो उसके बाद एक रिपोर्ट इशू की जाती है एफपीएससी की वेबसाइट पे। आप इनको पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको स्टॉप करके वीडियो को तो आप 2016, 17 और 18 की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं कि वो ऐसे के बारे में क्या कहते हैं। 2016 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो द परफॉर्मेंस इन इंग्लिश ऐसे वाज अनसेटिस्फैक्ट्री, अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी फेल्ड इन द सब्जेक्ट, आइडियाज़ प्रेजेंटेड वर रैंडम, द आर्गूमेंट्स वाज विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग और research based facts. There was neither coherence nor creativity. The candidates were neither able to build an argument from multiple angles nor substantiated it with facts. The outline of essay was not properly structured. In many answer scripts, aspects is mentioned in the outline were not discussed in the essay. आप देख रहे होंगे कि रिपोर्ट बता रही है कि बहुत से लोग ऐसे आउटलाइन में एस्पेक्ट्स मेंशन तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, लैक ऑफ टाइम बेस्ड पे उनका ऐसे प्रॉपर डिस्कस नहीं होता। 2017 की रिपोर्ट को देखें। द स्टैंडर्ड ऐसे वाज एग्जामिन्ड ऑन फुटिंग ऑफ आर्गुमेंटेशन, content, language and intellectual signifier. The quality and level of critical argumentation on the whole was very poor. Most of the candidates were unable to identify the dominant contention in topics. In most papers, content were inadequate and irrelevant. Most worrying aspect of essays was the wrong use of English language. The sentence structure was glaringly flawed. Moreover, grammatical and spelling mistakes were rife. The intellectual level of essays was mediocre and candidates were unable to even grasp the topic of the essay. वही बात जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि टू द पॉइंट बात करें, स्ट्रक्चर अच्छा रखें, इररेलेवेंट चीज़ें ऐड नहीं करें जो आपके ऐसे को ख़राब कर सकती हैं। 2018 की रिपोर्ट अगर हम देखें, candidates were at their best in topics involving critical and subjective approach. In topics like democracy in Pakistan, hopes and hurdles,
rule of law, safeguarding human rights and civil liberties during fight against terrorism and corruption, etc. On the other hand, in topics that were of objective nature, like global warming and CPEC, reliance on crime knowledge, dull monotony, and repetition of stereotype information was observed. A significant number of the candidates did not have a clear sense of the essential of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other forms of writing. Candidates must know about the qualities of a standard essay and the standard expected by the Commission in the competitive exams. यही बात मैंने आपसे पहले भी कही कि बहुत से लोग डिफरेंट बुक्स यूज़ करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई होती है उसी को वो आगे पेपर में लिख देते हैं, जो कि सफिशेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। आप रिसर्च बेस्ड ऐसे तैयार करें, पीडीएफ फॉर्म्स की, जर्नल्स, मैगज़ीन्स, रिपोर्ट्स को पढ़ें और उसके बाद अपना एक प्रॉपर ऐसे रेडी करें। एफपीएससी एग्ज़ामिनर्स की गाइडलाइंस क्या हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 एग्ज़ामिनर्स जो सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सीएसएस का ऑप्शन क्लिक करें, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाएंगी जो पीडीएफ में होंगी। डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें या सॉफ्ट कॉपी में पढ़ें। जो मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो पहले एग्ज़ामिनर हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं कि आप में किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले आपके पास प्रॉपर बिगनिंग विद ए कॉम्पैक्ट एंड एलेबोरेटेड टॉपिक सेंटेंस दैट मस्ट रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले तो आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए। फिर आपके पास करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज होनी चाहिए, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, लिटरेसी एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यूज़ ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी इफ नीडेड, selection of relevant thoughts, logical organization of ideas, coherence in arrangement of material, cohesion in development of argument reaching the conclusion, clarity in language, ideas, debate and finish, comprehensiveness, logical presentation of the arguments, standard sizing as per requirement, avoidance of too much scholarship through acquaintance with the nature of question, quotation एंड इम्प्रेसिव फिनिश। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक अच्छा ऐसे लिखा जाएगा। सेकंड एग्जामिनर हमें क्या बताते हैं? अ गुड ऐसे इज़ नॉट सपोज टू रिफ्लेक्ट क्रैम्ड इंफॉर्मेशन और बुकिश नॉलेज अबाउट द टॉपिक. It should rather tell us about the writer's personal feelings or thoughts about it, and his ability to convey these feelings and thoughts into arguments or for convincing the readers. It should be self-contained and self-explanatory, not depending on any outside source for its essential comprehension. Its basic stance should be creative, critical, and analytical rather than narrative or descriptive. It should contain a unified and coherent discussion on a particular topic, with no digression or overshadowing. It should work through establishing the writer's personal stand about the subject and substantiating that stand with convincing arguments. It should be compact and concise. It should have a balanced body. It should work as a unit of impression in the sense that the impact of the beginning is still fresh when the reader reaches the end. It should be a fluent text with natural linkage among parts and paragraphs, with no disjointed or segregated parts. एग्जामिनर 2 ने भी वही चीज़ें आपको बताएं कि आपको क्रिटिकल एनालिटिकल होना चाहिए, पैराग्राफिंग होनी चाहिए, अच्छी आपकी ग्रामर यूजेज होनी चाहिए. एग्जामिनर 3 क्या बता रहे हैं? आंसर द एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा दैट इज़ कम्प्रिहेंसिवली इम्पॉर्टेंट टू द थीम. Have a reasonable contention or point of view so the examiner knows from the start what the candidate means to state. Be critical, analytical, provide reasoning, have good paragraphing, evaluate alternative point of view, refer to speculations and ways of thinking important to the inquiry, showing a comprehension of the criticalness of these to the subject. Include references. Be particular. Be composed unmistakably and to the point, without waffle,
reiteration, stupendous speculations, bombastic language, superfluous language और individual taste। बहुत से लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करें, मिस्टेक्स नहीं करें, बार बार ये टाइम नहीं मिलता, इस पे फोकस करें। 4th वन, एग्जामिनर एंड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट क्या कहते हैं। नंबर 1, आपके पास रेलिवेंस, structure, how to handle an argument or to be argumentative, counterweighing the argument, avoid superfluity, English, figurative and metaphoric, how to pitch your bias, how to avoid spurious ideas, how to show difference between specific and general ideas, and paragraph transition is most important। ये वो चीज़ें थी जो ऐसे के बारे में मैंने आपसे डिस्कस की, जिनमें रिपोर्ट्स थी एफपीएससी की, एग्ज़ामिनर्स की। एग्ज़ामिनर्स जब पेपर चेक कर लेते हैं, रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, तो उसके बाद जो वो रिपोर्ट जारी करते हैं तो उसमें कैंडिडेट्स की मिस्टेक्स भी बताते हैं और उन मिस्टेक्स पे ओवरकम कैसे करना है वो भी गाइडलाइंस आपको दिखा दी गई हैं, बता दी गई हैं। आप चाहें तो एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। और हाँ, एक और भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल जिसमें उन्होंने गुड ऐसे राइटिंग बताई है, आप उसको फॉलो करें। जर्नल्स पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जहाँ से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती है आप वो ऐड करें। ऐसे में पुरानी इन्फॉर्मेशन जहाँ से 10 से 20 साल पहले की उनको छोड़ दें, नई को ऐड करें और अपना प्रॉपर ऐसे तैयार करें। दुआ में याद रखिएगा, क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपकी होस्ट एडवोकेट सेठी।